Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing An. Dear CS professional students, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 और इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहां से छुपा हुआ है जो लगभग ना मान के चलेगा 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। हम लोग कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, जी हाँ, इस सेकंड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर सॉरी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस। जी हाँ, अब यहां ना क्वेश्चन जो बन सकता है, देखिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सेबी का रेगुलेशन, ध्यान सुनना, सेबी का एलडीआर रेगुलेशन 25 सब रेगुलेशन 10, क्या कह रहा हूं, रेगुलेशन 25 सब रेगुलेशन 10 यहां मैंडेटरी करता है टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के लिए कि उन्हें डीएनओ लेना पड़ेगा। डीएनओ मतलब डायरेक्टर एंड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस, ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया। मतलब अब एग्जामिनर ना प्रोबेबली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब डायरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस लेना ट्रिगर हो जाता है, मतलब ट्रिगर का इन द सेंस कि कब ये जरूरत बन जाती है कि कंपनीज को डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेना होगा। दो बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा लेना चाहिए और लेना होगा। लेना होगा मतलब जहां पर रेगुलेशन 25 सब रेगुलेशन 10 ऑफ एलओडीआर अट्रैक्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स वहां तो मैंडेटरी हो गया। लेकिन अगर जहां ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं हो रहा बट कुछ कंडीशंस सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड है, ऐसे केसेस में याद रखिएगा आपको डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना होगा। अब एग्जामिनर यहां क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं यहां पे आपके बता दूं पहले ही कि जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। ऑलराइट, आइए देखते हैं। यहां बात कर रहे हैं ट्रिगर फॉर बाइंग डीएनओ कवर, ट्रिगर बाइंग डीएनओ कवर अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। आइए फटाफट सीख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। एंड इवन ये पूरा पैराग्राफ ना, ये पूरा मैंने आपके लिए इन पॉइंट्स में समराइज कर दिया है ताकि आप एग्जाम में आ जाएं तो एटलीस्ट इन्हें कोड करके आए और 5 मार्क्स अपना लेकर आए, एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स, ठीक है। देखिए पहली इंपॉर्टेंट बात समझेगा, अगर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 की बात करें, रेगुलेशन 25 से रेगुलेशन 10, मेरे साथ बोलो, याद करो, रेगुलेशन कौन सा है, रेगुलेशन बोलो 25 सब रेगुलेशन 10, रेगुलेशन 25 सब रेगुलेशन 10 टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी। और मार्केट से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मेरे बच्चों को पता होगा ना, उम्मीद कर रहा हूं, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस माइनस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, क्या मिल जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे पता लगेगा, एज ऑन 31 मार्च, ठीक है जी। ये जो एप्लीकेबिलिटी करी है इन्होंने अप्रैल से करी है, मतलब अप्रैल 1 2018, सॉरी अक्टूबर 2018 से इन्होंने मैंडेटरी करा है। मतलब मैंडेटरी क्या है, 1 अक्टूबर 2018 से। और इंटरेस्टिंग बात समझेगा ध्यान से, यहां पर यह है कि अब अभी 31 मार्च को निकालेंगे। अब सर इतना पूछेगा क्या, भाई एटलीस्ट इतना तो याद रखो बुद्धि में कि 500 टॉप लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है क्या, दैट दे शैल टेक डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस फॉर देयर ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंपॉर्टेंट बात समझना, क्या कह रहा है, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए आपको कंपनी, जी हाँ, लिस्टेड एंटिटीज आपको लेना ही पड़ेगा। अब ये बात समझना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं, जहां पर एडवाइजेबल है, मतलब इस ऐसी सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस है जहां एडवाइजेबल, जैसे कह रहा है लिटिगेशियस एनवायरनमेंट इन ओवरसीज जुरिडिक्शन ड्यू टू, मतलब कैसा क्या हो रहा है कि ओवरसीज मार्केट में लिटिगेशंस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए समझेगा, अब ये ना एक फैक्ट कहूंगा रियल है, इंडिया अवेयर हो रहा है और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज अवेयर हैं कि उनके अगर राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, दे कैन सू यू, दे कैन डिमांड देयर क्लेम्स, दे कैन डिमांड कॉम्पनसेशन। सो अब जब ओवरसीज मार्केट जैसे यूएस कंट्री के अंदर अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं और वहां अगर आपसे कोई भी ओमिशन, नेग्लिजेंस, इस तरह का एक्ट परफॉर्म हो जाता है, तो याद रखिएगा भैया ऐसी कंट्रीज के अंदर तुरंत रेमेडी कोर्ट में जाके मांग लेते हैं। अब जैसे यहां पे एक बात कहा, इंडियन कंपनीज listed on foreign stock exchange and merging and acquiring with non-Indian companies. This is also one of the reason, और हम कहते हैं ट्रिगर होने का कारण है जहां पर DNO इंश्योरेंस का जरूरत पड़ जाता है, DNO कवरेज का जरूरत पड़ जाता है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, ये पॉइंट्स मैंने समराइज किए हुए हैं, याद कर लीजिए कभी, ठीक है। सो पहला हमने देखा कि एक तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गया, जहां रेगुलेशन 25 सब रेगुलेशन 10 ऑफ एलओडीआर कह रहा है कि भाई टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज आर यू मस्ट अंडरटेक, मतलब लेना ही पड़ेगा, मस्ट अंडरटेक व्हाट, डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस फॉर ऑल देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स
वहीं अगर हम दूसरा अगर ट्रिगर करने की बात कंसिडर करें, कहता है इंडियन कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज एंड देखा जा रहा है क्या, दे आर मर्जिंग एंड एक्वायरिंग विद नॉन इंडियन कंपनीज। सो बिकॉज ऑफ दैट इससे क्या होगा, जो लिटिगियस इन्वायरमेंट जो है ओवरसीज मार्केट में वो ज्यादा बढ़ेगा। उसकी वजह से भी आपको लेना चाहिए ताकि आपके डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स प्रोटेक्ट रहे, उनकी पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्ट रहे। फिर आता है थर्ड, इंडियन कंपनी बिकमिंग ग्लोबलाइज्ड, हाई रिस्क ऑफ क्लेम्स एंड लिटिगेशंस फॉर डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स। जैसे जैसे आप जानते हैं कि ग्लोबलाइज हो रही है, अलग अलग कंट्रीज में आके बिजनेस कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे याद रखिएगा कंपनी को इसकी नेसेसिटी जनरेट हो जाता है। क्योंकि भाई आज एक सोचने वाला बात है, आज कंपनी है आपकी इंडियन कंपनीज हैं ऐसी कंट्रीज के अंदर जा रही हैं जो लॉ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, है ना। सपोज अगर मैं मान लीजिए मैंने अभी यूएस का एग्जांपल लिया, अब यूएस में आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है, ये जापान में कर रही है या रशिया में कर रही है। अब देखिए वहां साथ के साथ कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स की भी लायबिलिटी जा रही है। तो कह रहे जैसे जैसे कंपनीज इंडियन कंपनीज ग्लोबलाइज हो रही हैं, वहां भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो क्लेम्स हैं, लिटिगेशंस हैं, इनका रिस्क ज्यादा हो जाता है। और बहुत बड़ी दूर की बात नहीं है, ये अभी हम लोगों ने सत्यम के केस स्टडी में पढ़ा था, है ना, कि यूएस के जो डिपॉजिटर्स थे, जो फॉरेनर्स थे, they were successful, they got successful, you know what, in taking their claims। बट इंडियन के साथ वो एक प्रॉब्लम थी क्योंकि वो प्रोविजन कंपनीज एक्ट में मिस था। बाद में 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में लेकर आए गए, क्लास एक्शन सूट की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। एंड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, जी हाँ, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो स्ट्रिक्ट होंगे तो भाई सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं कोई वायलेशन हो सकती है और प्रोबेबिलिटी रहती है। ऐसे केसेस में भी D&O जो इंश्योरेंस है वो ट्रिगर हो जाएगा। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ D&O इंश्योरेंस। ये देखा गया है कि इंडिया में ना कुछ सालों में D&O इंश्योरेंस को लेके अवेयरनेस ज्यादा आने लगी है और उसके बेनिफिट समझ में आने लगे कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर ऑफिसर्स की पर्सनल एसेट्स है, या अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है भैया उनका भी सब कुछ खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जहां पर हम देखेंगे कि D&O जो है ट्रिगर हो जाता है। अब सर देखो एक बात समझना, ये सारा पॉइंट है ना, इनका मैंने कंक्लूजन यहां ड्रॉ किया है। सो मेरा पर्पस है कि यू मस्ट फर्स्ट लर्न दीज पॉइंट्स एंड देन रीड। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। फर्स्ट का देखा हमने, एज पर सेबी LODR रेगुलेशन 25 सर्कुलेशन 10, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज। कौन सी ऑल लिस्टेड कंपनीज? सॉरी नहीं सर, 500 टॉप लिस्टेड एंटिटीज shall undertake director and officer insurance for their all independent directors। बात क्लियर एकदम। दूसरा देखा जा रहा है, इंडियन कंपनीज लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड you know what, merging and acquiring with the non-Indian companies, and due to that the litigious environment in the overseas jurisdictions is getting increase। अब होता ही ज्यादातर केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। फर्दर हमने देखा कि इंडियन कंपनी जो ग्लोबलाइज हो रही है उसके साथ साथ देखा जाए तो एक रिस्क जो है क्लेम्स का और लिटिगेशंस का वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो कीवर्ड्स यहाँ पर क्या गया, बिकमिंग ग्लोबलाइज्ड, इंडियन कंपनीज बिकमिंग ग्लोबलाइज्ड, ठीक है। एंड द स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस फॉर इंडिया में देखा स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं भैया, तो नॉन कंप्लायंस अगर हो गया, वायलेशन हो गया तो ऑफ कोर्स ऑलराइट। एंड इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेनिफिट ऑफ D&O इंश्योरेंस, जैसे से अवेयरनेस ज्यादा बढ़ा। इवन यू नो व्हाट, प्राइवेट कंपनी भी इनमें पीछे नहीं है भैया, प्राइवेट कंपनी भी अपने डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के लिए इस इंश्योरेंस को लेती है। अब अगर चाहो तो फटाफट से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं आगे। अब एक पैराग्राफ यहाँ पे अलग से आप लोगों के लिए रखा था, देखो। It is important to note that all Asian countries continue to grow their respective economic gross domestic product. The necessity of liability insurance will grow alongside this economic growth. The foreign shareholders and foreign owners of the companies will demand that the manufacturers, exporters of the companies are adequately covered by insurance for negligence and wrongful acts. अब जैसे देखो एक बात समझो ना, एक अगर मार्केट में ट्रेंड बन जाए तो तुम क्या कर लोगे, बात समझना क्या कहना चाह रहा हूं, क्या है समझिएगा। अब जब ये D&O अगर मान लीजिएगा कोई एक सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, नहीं एक्सपेक्टिंग दैट कि यार आपने इस तरह के इंश्योरेंस ले रखें, क्योंकि अगर आपकी कंपनी पे अगर इस तरह की कोई झंझटबाजी होगा तो हमारे लिए भी खराब होगा। तो अगर मार्केट में ट्रेंड बन जाता हो तो ये देखने को देखा जा रहा है कि क्या है, एशियन कंट्रीज के अंदर जनरली जहां कंपनीज अपने GDP, जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स
जैसे जैसे इंप्रूव करती जा रही हैं, साथ के साथ एक ये प्रैक्टिस भी बन गई है कि कंपनीज ये चाहती हैं, क्या देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉरेन ओनर्स ऑफ कंपनीज विल डिमांड दैट द मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स ऑफ कंपनीज एंड आर एडिक्वेटली कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, क्योंकि भैया मैं पैसा दे रहा हूँ, कंपनी में कल कोई इश्यूज अराइज होते हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, तो आई ओनली वांट टू इन्वेस्ट माय मनी, ओनली वन कंडीशन दैट यू मस्ट हैव फर्स्ट व्हाट, डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस। बात सिंपल सी है, आई होप क्लियर होगी। ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने भी प्रेजेंट किए हैं, एक्सपेक्टिंग कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं तो 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन इजीली बन सकता है इस चैप्टर से। चलिए अब कुछ आता है यहाँ पर, कुछ केसेस आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। सिंपल से हैं, डबल ट्रबल कैसे कह रहा है, द केस लेट्स ऑन DNO पॉलिसी। और अच्छा ये है ना सिचुएशन बेस्ड भी है, तो ऐसी सिचुएशन अगर अराइज हो जाती हैं तो यू नो व्हाट, आपको कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहेगा। जैसे डबल ट्रबल क्या है, सुनो लो एक बार। एक ऑफिस में एलिसा नाम की एक यू नो व्हाट वर्कर थी, वो जॉब कर रही थी, और वहीं पर एक यू नो जॉय नाम का एक और था पर्सन जो भी जॉब कर रहे थे। एलिसा ने ये कहा कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंप्लेंट फाइल किया, जो जॉय है वो उनको हरास करता है, सेक्सुअली हरास करता है। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर था, उसकी वजह से उन्होंने कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं लिया। पर जब ये इंसिडेंट वापस हुआ तो वापस से जाके एलिसा ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंप्लेंट किया कि जो जॉय है वो मेरे को सेक्सुअली हरास करता है, और इस बार उन्होंने कंप्लेंट इन राइटिंग दिया। लेकिन ये देखा गया कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था उन्होंने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। फाइनली जो एलिसा थी उन्होंने जॉब को क्विट किया और सू किया। जॉय को तो करा जो करा, साथ के साथ कंपनी को भी लपेटे में लिया और उसके डायरेक्टर्स को भी लिया, और ये कहा कि भाई ये जो डायरेक्टर जॉय के जो मैनेजमेंट है कंपनी का, जो कंपनी का बोर्ड है, वो इस तरीके की एक्टिविटी वहां उन कंपनीज में हो रही है जो सेक्सुअली हरास किया जा रहा है वुमेन्स को, और कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। साथ के साथ हुआ ये कि इस जब यहां पर एलिसा ने जॉब छोड़ा, उसी दौर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और पाया कि हाँ जॉय जो है एलिसा को सेक्सुअली हरास कर रहे थे। इसको देखते हुए कंपनी ने उन्हें फायर कर दिया, बात पकड़ना, और ये कहा कि इनका जो बिहेवियर है ये अनएक्सेप्टेड बिहेवियर है कंपनी के लिए, और ये बिहेवियर लंबे समय से इनका ऐसा था, इसलिए इनको फायर किया। अब ध्यान सुनना, 2 बातें खड़ी हो गई यहां पर। एक तो एलिसा ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर और कंपनी के बोर्ड पे, दूसरा जॉय ने भी केस कर दिया। जी हाँ, जॉय ने ये कहा कि अगर ये कहा जा रहा है कि लॉन्गर टाइम से मेरा बिहेवियर अनएक्सेप्टेड था, तो इस बात की मुझे कभी भी वार्निंग नहीं दी गई। अगर मुझे इस बात की वार्निंग दी जाती तो ये क्या होता, केस बनता कि हाँ मेरा बिहेवियर अनएक्सेप्टेड था लॉन्गर पीरियड से। तो उन्होंने भी कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि जो इनको फायर किया गया कंपनी से, ये फायर या डिसमिसल जो है ये अनलॉफुल है। तो ये क्या होगा, डबल ट्रबल। डबल ट्रबल का मतलब एलिसा ने भी केस कर दिया और जिसको फायर किया उस पर्सन ने भी केस कर दिया। सो आई जस्ट सिंपली बिलीव दैट इसको रीड करना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, और देखिएगा 2 चीज बातें और भी यहाँ पे सीखेंगे। देखो अच्छा, पहले उम्मीद कर रहा हूं पहले तो ये क्लियर होगा, ठीक है। देखो आओ, मिस रिप्रेजेंटेशन और मार्केट फोर्सेस। मिस रिप्रेजेंटेशन, ध्यान सुनिएगा, एक इंटरेस्टिंग केस ये भी रहा है। कर भला कई बार भले के लिए किया जा रहा था लेकिन वो भला हो गया गड़बड़। जैसे एक स्मॉल नॉन प्रॉफिट हाउसिंग एडवोकेसी ग्रुप हेल्प अ ग्रुप ऑफ 20 low income families obtain government subsidized loan to purchase a group of low income condominium समझते ना, मतलब जो आपने देखा ना गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू अलॉट किए जाने वाले जो फ्लैट्स होते हैं, जिसमें जनरली कम प्राइजेस पे गवर्नमेंट अपनी स्कीम के थ्रू लाती है कि आवास विकास योजना। हाँ, तो यहाँ पर जो ये नॉन प्रॉफिट हाउसिंग एडवोकेसी ग्रुप था, इसने क्या करा, उन 20 लोगों के लिए जो लो इनकम ग्रुप थे उनके लिए सब्सिडाइज लोन लिया ताकि वो क्या कर सके, कॉन्डोमिनियम, मतलब समझ में आ रहा है, कॉन्डोमिनियम एक रहने निवास स्थान इनके लिए जो फ्लैट्स होते हैं। Not long after the purchases were completed, the real estate market took a serious downturn. अब हुआ ये कि जब इधर बात हुई थी ना, लोन लिया गया, इधर तो लोन ले लिया गया था, ठीक है, सब्सिडाइज लोन जो था, सब्सिडी बेस्ड जो लोन होता है गवर्नमेंट से,
इधर रियल एस्टेट मार्केट में क्या होगा, डाउनफॉल आ गया। तो मान लीजिएगा लोन का अमाउंट आपका है सपोज 100 CR, और अगेंस्ट जिन रियल एस्टेट के आपको लेना था, मतलब जिसके लिए आपने लिया था, उनमें आ गया डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब मान लीजिएगा 60 CR उनकी वैल्यू रह गई। अभी खरीदने का बात चल रहा है, देखो, नॉट लॉन्गर आफ्टर परचेज वर कंप्लीटेड the real estate market took a serious downturn. Many of the condos were worth less than the outstanding amount of loan. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, करोड़ों का तो लोन लिया है, 100 करोड़ का, और आज जो आपके फ्लैट्स या जो आपने कॉन्डोज यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब जो निवास स्थान रेजिडेंस, उनकी वैल्यू गिर के चली गई 60। लोन तो ज्यादा है, वैल्यू इधर कम चला गया। The several of the homeowners sued the non-profit and its board of directors for misrepresentation of benefits of home ownership and failing to warn them of possible loss in home value. अब इसमें भी क्या करा उन लोगों ने, इस कंपनी के ऊपर केस कर दिया, मतलब नॉन प्रॉफिट जो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हाउसिंग एडवोकेसी ग्रुप है, उन्होंने उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया, उनके बोर्ड के खिलाफ केस फाइल कर दिया। ये कहा कि भाई ऐसा ही इन्होंने हमें पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज हैं या जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट की तरह उन्होंने ट्रीट किया। अब ये भी एक केस किसका होगा, डीएनओ, ऐसा केसेस हो गया, अब एक क्लेम आ गया, क्या करूं, है ना, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसी सेम कंपनी के लिए यहाँ पे डबल ट्रबल में मैंने कहा, जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे केस कर दिया। क्लियर। डिसेबिलिटी और इनकन्वीनियंस, ये भी इंटरेस्टिंग केस है। देखो ध्यान समझो, यहां पर एक महिला, जी हाँ, सारा वर्क्स एज अ काउंसलर एट अ ग्रुप होम फॉर टीन्स। She took insulin regularly for diabetes, but from time to time fainted while on duty. Fainted समझते हैं ना, डायबिटीज की वजह से कई बार वो बेहोश हो जाती थी, और अपनी डायबिटीज को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो यू नो व्हाट, उन्हें उसके साइड इफेक्ट मतलब किसी से प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इंसुलिन लेती थी ताकि डायबिटीज कंट्रोल रहे। अब वो एक जगह काम कर रही है। पहले मैं आपको दो चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी डायबिटीज के बारे में, क्योंकि वो इसका पार्ट एक्चुअली इस केस का। Non-profit for which she to work accommodated her schedule so that she could take her insulin shots in timely manner. However, Sarah was also a part-time student, and during the second semester of the year, her class schedule dramatically changed. She was not able to work hours previously arranged. अब जो उसको टाइम दिया गया था कि आप किस ड्यूरेशन में आके काम कर सकते हैं, उसको टाइम भी दिया जा रहा था कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में अपना इंसुलिन भी आप अपने आप को इंजेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन वो स्टूडेंट भी साथ में, अब स्टूडेंट कह रही थी कि भैया हमारा जो स्केड्यूल है, उनका स्केड्यूल जो था, स्टडी का स्केड्यूल था सेकंड सेमेस्टर का, उसमें चेंजेस आ गया। अब वो चेंजेस आने की वजह से जो पहले वो जॉब में अपना टाइम जो उन्होंने स्केड्यूल था वो कंटिन्यू उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट नॉन प्रॉफिट वाज नॉट एबल टू अकोमोडेट हर न्यू हॉर्स। नॉन प्रॉफिट ने कहा कि भाई हम आपको नए अलग तरीके से टाइम नहीं दे सकते। मान लीजिएगा उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, हम वो चाह रही है कि उन्हें इवनिंग शिफ्ट मिल जाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। शी वॉज टर्मिनेटेड। Sarah sued the non-profit organization on its board of director for discrimination under ADA, alleging that real reason for her termination was her diabetes. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्हें इसलिए नहीं हटाया गया है कि कंपनी उनको अलग दूसरा टाइम अलॉट नहीं कर सकती जॉब के लिए, बट इसलिए हटाया गया है क्योंकि उनको डायबिटीज है। अब यहाँ पर जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है जी, अगर आप अपने एम्प्लॉय से इस तरह का बिहेव रख रहे हैं तो वो भी यू नो व्हाट आप क्लेम कर सकते हैं वो आपके ऊपर। लेकिन अब अगेन आई एम टेलिंग यू, देखो ये मामला तो ऐसा है ना कि कोर्ट जाएगा, कोर्ट सारी खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे, कोर्ट फीस, डिफेंडेंट कॉस्ट आएगी, डिफेंस कॉस्ट आएगी, आपकी अदर कोर्ट फीस आएगी, तो ये जो सब चीजें स्टार्ट हो ही गई हैं। अब क्या करें, बात समझ में आ रहा है। सो दीज आर सम केसेस जहां हम डीएनओ की रिक्वायरमेंट को देखें, जरूरत पड़ जाती है। सो डबल से ट्रिपल का मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, डिसेबिलिटी और इनकन्वीनियंस। नाउ फर्दर जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि की टेक। अब यहां पर है ना, ध्यान सुनना, मैं सिर्फ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, सब कुछ नहीं रट्टा मारना है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर। की टेक अवेज 10 थिंग्स अ डायरेक्टर शुड बी conversant about his or DNO policy and universal approach. जैसे कहता है how much insurance do have, how much do one need. अब इसका कोई स्पेसिफिक फैक्टर तो नहीं है कि कितना इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। डिपेंड्स, जनरली कुछ कंपनी इसके डिपेंड्स किस पे करती है कि कंपनी का यू नो व्हाट साइज क्या है, कंपनी का सेल क्या है, कंपनी के ब्रांचेस कितनी हैं। सो कुछ कंपनीज इस चीज को कंसिडर करती हैं। कुछ कंपनीज अपने पीर यू नो व्हाट कंपनीज को देती हैं। पीर का मतलब होता है सेम इंडस्ट्रीज में, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज को देख के करेगी। ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल देखेगी अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर कितना इंश्योरेंस लिया हुआ है,
हाँ, ये आईटी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जनरली, जैसे मैंने बताया भी था कि आईटी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या ऑटो कंपनीज हैं, ज़्यादातर वो डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस लेती हैं। तो ये जनरली अपनी और कॉम्पिटिटर्स को या फिर उनको देख के अकॉर्डिंग टू उनके लेगी इंश्योरेंस। हु शेयर्स द इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब शेयर का मतलब यहाँ पे ध्यान समझना मतलब क्या ये डायरेक्टर और जो ऑफिसर इंश्योरेंस है क्या ये कलेक्टिवली है? जी हाँ, कलेक्टिवली है। और चाहेंगे तो इसमें ये भी होता है कि ये इंश्योरेंस सेपरेटली भी हो सकता है, जैसे एक ग्रुप मैनेजर्स का डायरेक्टर्स और एक इंडिविजुअल डायरेक्टर भी कवर कर सकता है। जैसे डायरेक्टर इंश्योरेंस ऑफ्टन कवर ऑल डायरेक्टर्स, ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज एज वेल एज a company. This means a significant claim against the company and employees may be depleted the limit available for individual officers and directors. अब ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। क्या होता है समझो, समझो आपने वैल्यूएशन है उस जो आपने लिया इंश्योरेंस का वैल्यू है, सपोज कीजिएगा जो अमाउंट है वो 100 करोड़ का। 100 करोड़ प्रोटेक्ट कर रहा है किस किस को? मान लीजिएगा डायरेक्टर्स को भी कर रहा है, एम्प्लॉयज को भी कर रहा है, जो ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, कंपनी को भी कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिएगा अदर डायरेक्टर्स भी हैं। जब क्लेम किया जाएगा अगेंस्ट द कंपनी एंड ऑफिसर एंड डायरेक्टर्स, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो यहां जब क्लेम कर रहे हैं तो कंपनी के अगेंस्ट भी क्लेम है, तो कहीं ना कहीं जो टोटल अमाउंट 100 करोड़ है, मान लीजिएगा जो अगेंस्ट आया कितना, मान लीजिएगा 150 करोड़ जो क्लेम आपको कॉम्पनसेट करने के लिए ऑर्डर आया या पेनल्टी आपके ऊपर लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है ये इंडिविजुअल डायरेक्टर्स के लिए डिप्लीट कर देता है, अदर डायरेक्टर्स के लिए, ऑफिसर या एम्प्लॉयज के लिए भी डिप्लीट हो जाता है। ये थोड़ा टेढ़ा प्रोविजन बन जाता है। जैसे एक और यहाँ पे आया कि अगर आपकी पॉलिसी में लिखा है whether your coverage contains a priority of payments clause that provides that in the event of claim against the both directors and officers and companies, loss attributable to the directors officers are entitled to payment before the losses of the company। अगर कोई ऐसा क्लॉज दे रखा है तो ये भी कंसिडर किया जाता है। When this covered coverage triggered, अभी हमने देखा कि कुछ केसेस देखे हमने सेबी के अंदर जहां पे ट्रिगर वाली बात की थी हमने। What is covered under DNO policy, जैसे डिफेंस कॉस्ट है ना, कोर्ट फीस है, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो एडवोकेट्स की, जी हाँ, अटर्नी की फीस भी कवर करती हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक तो उसमें होता है एंड हु आर इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने मार्केट में जिनका अच्छा प्रेजेंस है, उन्हें अच्छी रेटिंग मिली हुई है, उनको हम यहाँ पे कह रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से आप लेंगे। हाउ डू अदर इंश्योरेंस इम्पैक्ट। अब देखो यहाँ पर है ना, सिर्फ इतना कह रहा हूँ भाई, मेरा मानना ये है कि मैं तो बताता हूँ कि आप इधर की तरफ ध्यान लाएं, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिंपल रीडिंग आप इसे एक बार रीड कर लें, ठीक है, सिर्फ रीड कर लें। जैसे एक ये देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंश्योरेंस। Independent director insurance has been around for some time and provides a separate set of coverage limits dedicated solely to the independent and outside directors of a company. To date, it has been purchased by a very few companies. Generally, if adequate side A coverage is already in the place, this coverage should not be necessary. Side A का मतलब है जिसके अंदर thoroughly सबको कवर किया गया हो। साइड ए और साइड बी का मतलब है यहाँ पे जिसमें पर्टिकुलरली इंश्योरेंस के अंदर कंप्लीटली थॉरली सारे डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स को कंप्लीटली कवर किया गया हो। अगर है तो कोई नेसेसिटी नहीं है। अदरवाइज मान लीजिएगा कोई कंपनी जैसी है जिसके अंदर से मैंने भी कहा कि सेबी का रेगुलेशन 25 ऑफ LODR स्ट्रिक्टली बोलता है कि टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को अपने ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए क्या लेना पड़ेगा, DNO, ठीक है, डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंश्योरेंस। अब ये क्या हो गया, अगर नहीं ले रखा उस कंपनी डायरेक्टर्स ने नहीं ले रखा है लेकिन वो टॉप 500 लिस्टेड में अगर आती है तो अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है। ये थोड़ा सा मैं कह दूं इंपॉर्टेंट है टॉपिक। डायरेक्टर इंश्योरेंस फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी रखता है। आइए सीखते हैं इसे। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कहीं ना कहीं प्रोबेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि एनजीओ की तरफ कई बार लोगों का ध्यान दिया जाता है कि एनजीओ जो हैं इन्हें बुला के लेने की क्या जरूरत है। हाँ, बट समझेगा जनरली ये देखा गया है जो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स हैं जो जनरली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जैसे अगर हम बोले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कर लीजिएगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर लीजिएगा, बेसिकली ये ज्यादातर अवेयर नहीं होते हैं अपनी लीगल ड्यूटीज को लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अवेयर नहीं होते तो इसका मतलब वो जानबूझ के फ्रॉडवर्ड करते हैं, बट अवेयर नहीं होते हैं अपने लीगल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट ये होता है कि इन्हीं के ऊपर सू कर दिया जाता है। तो भाई ऐसे में कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट बन जाता है। जो मैं कोर रीजन दे रहा हूं उसका बहुत बड़ा रीजन जो है इस पॉलिसी का,
ठीक है, फॉर एनजीओस। आइए देखते हैं एक बार, फटाफट से देख लेते हैं, टॉप पॉइंट्स बना रखे हैं इसके भी आपके लिए, फटाफट याद हो जाएगा। देखिए कहता है इट इज अ मिसनॉमर टू बिलीव दैट ओनली लार्ज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नीड DNO इंश्योरेंस। कमेंट, पहला ही क्वेश्चन यहां से बनता हुआ आ रहा है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द एवरेज साइज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव meaningful exposure to personal liability, meaningful exposure to the personal liability, and about 20% of US corporations are non-profit. क्या कह रहा है? About 20% US corporations are non-profit. The liability for directors and officers of small corporations at least as high as that of the non-profit corporations. बात पकड़ना है, डायरेक्टर मतलब यहाँ अगर हम बात करें, आप पहले एक डेटा से समझ रहा होगा आपको कि 20% तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। मतलब जितनी ज्यादा वो एक्टिविटी होगी पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, वो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ड्यूटी भी कास्ट कर रही है डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर फर्स्ट। लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लैक एक्सपीरियंसेस। पहली प्रॉब्लम क्या है, उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है एंड लैक sufficient knowledge of their legal duties and responsibility regarding the non-profit they serve. पहला पॉइंट याद रखिएगा, क्यों इसकी जरूरत पड़ जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, फिर बोल रहा हूं आ सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन, मैं 2 एग्जाम क्वेश्चन बोल रहा हूं यहाँ पे, एक सेबी रिगोर एंड सेकंड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसा मैंने कहा भी आपके लिए कि लार्ज नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स दे आर एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो हैविंग अ लेस एक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज in respect of their duties and responsibilities, you know, regarding non-profit organizations. पहला प्रॉफिट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे वो सेम बात है, बोला डायरेक्टर एंड ऑफिसर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन who do have knowledge or experience sometimes take advantage of the less formal approach of profit non-profit and fail to take some business approaches of decision making as would they when working for non-profit corporations. बात पकड़ में आ रहा है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है पॉइंट फर्स्ट के अंदर क्या कि एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है, जो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स हैं दे हैविंग यू नो व्हाट लेस एक्सपीरियंस एंड दे हैव लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज in respect of their duties and responsibilities while they work with the non-profit organizations. Point number 2 आगे कहता है it is critical for non-profit board of directors and officers all type and size of non-profit organization to understand that not all their actions are covered by the फेडरल वॉलंटियर प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, जनरली एक ऐसा एक्ट है जिसे बोल रहे हैं यहाँ पर, जो आपके लिए दिया गया है यूएस में बेसिकली है फेडरल वॉलंटियर, फेडरल यूएस का बता दें फेडरल वॉलंटियर प्रोटेक्शन एक्ट। वो सारे एक्शन डायरेक्टर ऑफिसर्स के प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब इस बात की अगर नॉलेज ही नहीं हो डायरेक्टर्स को और दे बिलीव दैट कि भैया अगर हमसे कोई गलत डिसीजन हो जाता है तो भैया हमको प्रोटेक्शन तो मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी क्या जरूरी है कि आपको नॉन प्रॉफिट बोर्ड दैट फेल टू प्रोटेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन विद अ DNO इंश्योरेंस पॉलिसी मे फाइंड दैट cost of just of one claim is a far larger than the cost of an insurance premium. ये है भी लोगों में ना टेंडेंसी, इवन इंडिया में भी है। We believe that what, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग लैंग्वेज से लिखी है, find that the cost of just one claim is a far larger than cost of one premium. एक प्रीमियम से और जो क्लेम आ जाता है उससे, समझ में आ रहा है, तो क्लेम कहीं और हवा में होता है, प्रीमियम का अमाउंट आपका सफिशिएंट है। आप इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा, जब कॉम्पनसेट करना हो, इंडेमनीफाई करता आपको इंश्योरेंस, तो कहीं ना कहीं आप उसके बेनिफिट्स भी देखते हैं कि अगर आपने कोई पॉलिसी लिया हुआ है 1 लाख का सपोज, उसका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। सेम यहां पर भी हमें पॉइंट 2 में याद रखना है क्या, इट इज क्रिटिकल फॉर नॉन प्रॉफिट बोर्ड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड साइज ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड that non-profit actions are covered by the federal volunteer. It is not like that all actions of the directors officer are covered under federal volunteer protection act. All right, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। पॉइंट नंबर 3 आता है हमारे लिए, DNO इंश्योरेंस विल नॉट प्रिवेंट क्लेम्स फॉर ऑकरिंग। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि देखिए समझेगा, जो क्लेम अराइज हुए हैं उन सबसे प्रिवेंट करेगा। However, it does mitigate, सिर्फ क्या करता है, mitigate the high cost associated with the defending claims. आपको कोई भी क्लेम राइज हो गया उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट कर दिया, नथिंग, इट इज नॉट लाइक दैट। इट सिंपली क्या करता है, आपको आपके हाई रिस्क को थोड़ा मिटिगेट करता है, ठीक है, कम कर देता है। लॉ सूट्स एंड पोटेंशियल क्लेम्स में बी ऑर्गेनाइज्ड
from with vendors, donors, competitors, employees, government regulators and others. इन लोगों से जनरली केस आपको फेस करने पड़ जाते हैं. सो पॉइंट नंबर 3 क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूँ. पॉइंट फर्स्ट में हमने देखा कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड सफिशिएंट लैक ऑफ सफिशिएंट एक्सपीरियंस, उनको अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता होती है, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए जरूरत पड़ जाता है. दूसरा हमने देखा कि जो जनरली देखा गया कि जो सारे के सारे जो डायरेक्टर्स के और ऑफिसर्स के जो एक्शंस हैं, सारे जो डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी क्लेम राइज होते हैं, तो वो सारे के सारे वॉलंटियर, याद रखिएगा, जो है फेडरल वॉलंटियर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर नहीं है. थर्ड हमने जो देखा, D&O इंश्योरेंस विल नॉट प्रिवेंट द क्लेम फ्रॉम ऑकरिंग, इट सिंपली मिटिगेट द हाई कॉस्ट ऑफ क्लेम्स. फोर्थ, अकॉर्डिंग टू Mass non-profit, D&O insurance protect against any actual alleged act or omission, error, misstatement, misleading statement, neglect, breach of duty by insured person in the discharge of his or her duties. It is also cover the personal issues including discrimination, wrongful termination, harassment, failure to provide services and mismanaging the assets. अभी आप अगर देखो ये चैप्टर जो लोग बच्चा मेरा कंटिन्यूसली अटेंड कर रहा है ना, उसको तो ये बातें समझ में आ रही है क्योंकि मैं सब डिटेल में समझाता आ रहा हूँ. बट अभी जैसे हमने अभी रिसेंट केस देखा, डबल ट्रबल, हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन या किसी को हेल्थ इश्यू की वजह से रिजाइन कर दिया गया ऐसा माना जा रहा है, सो इस सब से ही प्रोटेक्ट कर रहा है आपको. पॉइंट नंबर 5 कहता है, दिस पॉलिसी ऑफर कवरेज फॉर डिफेंस कॉस्ट, सेटलमेंट्स, जजमेंट अराइजिंग फ्रॉम द लॉ सूट्स एंड रॉन्गफुल एलिगेशन ब्रॉट अगेंस्ट द नॉन प्रॉफिट. नॉन प्रॉफिट को कहीं ना कहीं किससे बचाएगा, ये डिफेंस कॉस्ट है, हाँ, लॉ सूट्स का कोई जजमेंट आया सामने आपके निकल के, रॉन्गफुल एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. फिर फर्दर कहता है पॉइंट नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ D&O इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय मेनी फैक्टर्स, जैसे potential degree of risk, size of the non-profit. So lower the risk factor typically equate to lower the insurance premium. जितना ज्यादा देखो हाई रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रीमियम होगा, बहुत लॉजिकल बात है ना, और जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम आपका प्रीमियम होगा. अब यहाँ पर जैसे कई सारे फैक्टर्स का ना, बोर्ड में ऑल्सो रिड्यूस सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पॉलिसी बाय वर्किंग विद द इंश्योरेंस कंपनीज टू मिटिगेट certain risks. The board have clearly written policy for hiring, firing, other issues. भैया उसमें पहले से कहता है क्लियर पॉलिसी होंगी हायरिंग फायरिंग की, ताकि कोई ऑब्जेक्शन क्लेम के लिए कोई ग्राउंड ना बचे, सामने वाली पार्टी क्लेम कर सके. ऑलराइट, एंड फर्दर पॉइंट नंबर 7 कहता है, नॉन प्रॉफिट मे कंसीडर इनवाइटिंग एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल to make a representation to board on D&O insurance as a part of development. मतलब to aware the directors about the benefits of D&O insurance. So generally ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, इनवाइट करती हैं जो इंश्योरेंस को प्रोफेशनल्स को, यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स, ताकि वो प्रेजेंटेशन दें और बताएं कि बेनिफिट्स क्या होंगे D&O के. अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो बनने वाला है आपके एग्जाम के लिए, इस पैराग्राफ से अगर क्वेश्चन बना तो 100% इसका नेचर ऐसा होगा. Regardless, देखो यहाँ से आएगा, regardless of the organization size and board experience, all non-profit organization need to purchase D&O insurance protection. Comment. या elaborate discuss या of course ये मैं आपको बता दूं, प्रोबेबल क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से जो यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनेगा, वो इस तरह का बनेगा. ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ही नहीं है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टू मच. लेकिन एक बार भाई पढ़ना जरूर है, ठीक है. और लगता है ना इसमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो उसका स्क्रीनशॉट जो तुम हर बार करते हो, स्क्रीनशॉट लेके भेजते हो ना कि व्हाट्सएप पे भेजो, मैं तुमको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का मीनिंग और अच्छे से क्लियर कर दूंगा. ऑलराइट, लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं थी इसलिए ऐसा रखा है. अब आगे का एक और इंपॉर्टेंट बात, आज का टेस्ट मिस नहीं करना है, शेड्यूल ऑलरेडी व्हाट्सएप पर लगा दिया गया है और सबको दे दिया गया है. चेक करते रहो, टेस्ट करते रहो, कोई टेस्ट मिस मत करो, बहुत जरूरी है इन दोनों के टेस्ट. ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर.